दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको लो मोशन जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 में जो कि के बारे में बताऊंगा, जो कि एज पर CBSE NCERT चैप्टर के बारे में है। अब मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया है जो कि रफ इंक्लाइन प्लेन है, जो कि एक एंगल थीटा बनाता है विद रेस्पेक्ट टू हमारे एक्स एक्सिस, जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सिस, और एक ब्लॉक है जो कि एक इंक्लाइन किया हुआ है। उसका जो एक नॉर्मल फोर्स है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, mg जो है वो ग्रेविटी के नीचे डायरेक्शन में होगा, सो mg cos थीटा उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, और p जो कि अपवर्ड लगाया गया, और mg sin थीटा जो कि ग्रेविटी के कारण जो ब्लॉक नीचे गिरेगा उसका जो है, सो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। जो नॉर्मल फोर्स होगा जो mg cos थीटा होगा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो म्यू इंटू एन नॉर्मल फोर्स है जो कि म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। यदि आप ये इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, सेकंड लॉ का जो p है वो हमारा ऊपर की डायरेक्शन है mg sin थीटा माइनस प्लस p जो कि फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में रहेगा। जो m है जो है वो ऊपर की एक्सीलरेशन है वो ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा। इस इक्वेशंस को आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रखते हैं तो ये आएगा। यदि P इक्वल्स टू 0 मतलब जो फोर्स है वो स्लाइटली मतलब नीचे गिर रहा है, तो उससे हम ये इक्वेशन निकाल दिए mg sin थीटा sin अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा इक्वल्स टू ma। अब मैं यहाँ पे मोशन ऑफ ए कनेक्टेड बॉडी क्या होता है कि वेट ऑफ ए बॉडी जो फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है। वी टेक दिस डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल फोर्स होता है वो जो ब्लॉक को एक ब्लॉक रेस्ट पे रखा गया है तो उसका जो नॉर्मल फोर्स होता है वो कांटेक्ट के कारण होता है, जिस विच इज अनदर फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन विच बैलेंस इट वेट, मतलब जो वेट है उसको बैलेंस करता है। हेंस टू बॉडी आर इन ए कॉन्टेक्ट फोर्स अराइजेस इफ द मोशन इज स्मूथ द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंशन इन द स्ट्रिंग, कोई ब्लॉक है वो हैंग करते फ्रॉम ए स्ट्रिंग वेट, द ब्लॉक इज एक्टिंग इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, देन इट इज नॉट मूविंग, हेंस द वेट इज बैलेंस्ड बाय ए force due to string. This force is called tension in the string. The tension in the string is a string is the direction is taken along the string and each away from the body under consideration. अब मैं आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताऊंगा, जो कि फ्री बॉडी डायरेक्शन में हम कोई भी इक्वेशन होता है उसकी फोर्स और एक्सीलरेशन और ये सब वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके जो स्टेप्स 1 है जो कि आइडेंटिफाई द अननोन एक्सीलरेशन एंड अननोन फोर्स इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, इसमें कुछ चीज़ आपको लाइक फोर्स दिया होगा, कुछ चीज़ आपको लाइक कैलकुलेट करनी, जैसे mg है वो मास दिया होगा, आपसे उसको डायरेक्शन कैलकुलेट करना है जो कि डाउनवर्ड होगा और उसको कैलकुलेट करता है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि कोई भी आप एक ब्लॉक लीजिए, उसके सारे फोर्सेस उस पर जो है वो आपको बता दीजिए। हैंस द फ्री बॉडी विल इंक्लूड द फोर्सेस और लाइक वेट ऑफ ए बॉडी, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स जो हो सकता है वो सारे फोर्स को आप अप्लाई कर दीजिए। इंपॉर्टेंट things while drawing the free body diagram, the shape of the body should be taken and force should be shown in a particular way। जैसे कोई एक एंगल पे दिखाया गया है तो उसका mg नीचे की तरफ होगा, इसलिए आप एंगल को और सबको दिखाइएगा दोस्तों। इसके बाद आप जो है वो आप आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन, किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जा रहा है, रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग डायरेक्शन एंड द परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर में जो एक्सीलरेशन उसको रिजॉल्व कीजिए और फाइंड द नेट फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड अप्लाई द फोर्स इक्वल्स टू ma इक्वेशन ऑफ ए मोशन इन दैट डायरेक्शन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम टेक्स द नेट फोर्स जो है वो 0 होगा। यदि इक्विलिब्रियम की पोजीशन है तो नेट फोर्स जो कि 0 होगा। और इन सारी इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए और आपको अननोन एक्सीलरेशन और फोर्स पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने आप एक ही एग्जांपल दिया होगा, फ्री बॉडी डायग्राम पे बॉडी जो कि m1 m2 इन कॉन्टैक्ट है, तो आप m1 का यदि देखेंगे तो उसको f जा रहा है, mg जो जा रहा है नीचे की तरफ, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और m1 एंड m2 का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में। सिमिलरली मैंने m2 का दिखाया है, कुछ फोर्स हो सकते हैं जो कि कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रिंग, जो कि ये नीचे वाला है, ये m1 m2 तो आपको नॉर्मल तो ऊपर की तरफ होगा। टेंशन स्ट्रिंग में जो होता है टेंशन फोर्स होता है, टेंशन
M1 के T1 होगा तो M2 का M1 के होता है -2, मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है कि जब कोई टू बॉडीज होती है वी एक दूसरे को कोलाइड करते फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम, such body are relatively large force is called impact. The common normal force to the surface in the contact during the impact is called the line of impact. उसको देख फिगर 1 दिया है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट है, जबकि उसमें M1 M2 सम एंगल से कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको हम ऑब्लिकली सेंट्रल इम्पैक्ट बोलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके बताऊंगा जो डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट है या हेड ऑन इम्पैक्ट है। जैसे कि एक फिगर लिया है U1 जो M1 मास है U1 के स्पीड से जा रहा है और M2 मास का है वो U2 के स्पीड से जा रहा है, और वो अंदर को हेड ऑन इम्पैक्ट बताते हैं। वेलोसिटी आप उनके जो M1 है इम्पैक्ट है वो V1 एंड V2 हो जाती है। तो आपको जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो रहता है M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 जो कि उनकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इन दोनों का जो सेपरेशन का जो वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का E इज इलास्टिक कांस्टेंट। अब आप ये जो इक्वेशन 2 दी गई है उसमें आप M1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये M1 M2, और यदि आप इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करते हैं तो वहाँ से ये इक्वेशंस V1 और V2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 U1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 मल्टीप्लिकेशन विद U2। इसी तरीके से आप इक्वेशन V2 की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। एक इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें एनर्जीज कंजर्व होते हैं। ई की वैल्यू जो है वो 1 है, और इन इलास्टिक कोलिजन मतलब कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मतलब कि ई को से, और जो ई की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब मैं आपको एक ऑब्लिक सेंटर कोलिजन और इनडायरेक्ट कोलिजन जिसमें कि U1 एक एंगल से आ रहा है, U2 एक एंगल से आ रहा है, और V1 उस डायरेक्शन में जाता है, V2 उस डायरेक्शन में चला जाता है। सो सिमिलरली हमें जो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन है उसी तरीके से हमें इसकी भी इक्वेशंस लिखनी है। तो U V1 y इक्वल्स टू V1 इंटू U1 y, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो दोनों की y डायरेक्शन में इक्वल होगी, और U2y इक्वल्स टू UTy, और इक्वेशन अलग ना एक्सिस M1 U1 प्लस M2 U2x इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 VT, जो कि बिकॉज वो x डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हैं और y डायरेक्शन में उनका कोलिजन नहीं है, इसलिए y डायरेक्शन के स्पीड सेम होगी, और x डायरेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। और जो इक्वेशन है V1 प्लस V2 इक्वल्स टू EU1 माइनस U2 है, जो कि इनिशियली उनका डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनली में होती है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।